तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। इससे पहले हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100 का 100 दे दिए हैं, पीछे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और आज हम आपको 2 अंक के प्रश्न पत्र का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए, और क्वेश्चन कैसे बनाना है एग्ज़ाम में ये भी आप इसमें देख पाएंगे, ताकि आपको पूरा मार्क्स उठ सके। क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो गणित में अच्छे जानते थे, उनको 100 में 100 प्राप्त हुआ है। और बनाने का जो कंटेंट है वो हम आपको दे ही रहे हैं, बस आप वैसे ही आप एग्ज़ाम में बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। सही है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो बहुपद दयाल है, बहुपद को आप इस तरीके से नोट करेंगे, px = 2x² - 8x + 6, क्योंकि बहुपद को px है ना, qx, rx इसके द्वारा सूचित किया जाता है, fx के द्वारा सूचित किया जाता है। बस फंक्शन जिसमें है उसके लिए, जैसे कि x पद में है तो px लिखेंगे, y के रूप में रहता तब py लिखते, है ना। ये सूचित करने का तरीका है बहुपद को। यहाँ से देखिए, a का मान हम निकाल लेंगे। a का मान आपका 2 हो गया, b का मान -8 हो गया, c का मान हो गया 6। हमको इसके शून्यकों का योग और गुणनफल देखना है। सबसे पहले ये बताइए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, है ना। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख देंगे, शून्यकों का योग कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। फार्मूला रख देंगे, है ना। माइनस तो फार्मूला में ही है। b का मान कितना है? -8 और बट्टे में a का मान हो गया 2। माइनस गुने माइनस प्लस, है ना, 8 बट्टे में 2, 2 चौके 8। शून्यकों का योग कितना आया? 4 आया। अब शून्यकों का हम लोग गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? c/a। c का मान हो गया आपको 6, अब बट्टे में a 2, 2 तिया 6। तो 4 और 3 आपका आंसर आया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपका प्रश्न समाप्त हो गया। ऐसे ही आपको बनाना भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन था द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्यक, यानी बहुपद का ही ये क्वेश्चन है। इसके शून्यक हमको देखना है। सबसे पहले हल लिखेंगे। px = कितना दिया है? 4x² - 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। अब चूंकि शून्यक निकालना है तो px को 0 के इक्वल करना होगा। तो यहाँ से px का मान जो है 4x² - 3 = 0, यानी px के जगह पर हम 4x² - 3 रखेंगे, है ना। यहाँ से 4x² बराबर क्या लिखेंगे? माइनस में है 3, इधर लाएंगे प्लस में। यहाँ से x² बराबर हो जाएगा 3 बट्टे में 4, और यहाँ से x = आएगा आपको ±√3 बट्टे में 4। आपको याद होना चाहिए, जो संख्या इधर वर्ग में होती है, जब वर्ग इधर से हटता है तो दूसरे तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लग जाता है। वही हम किए हैं, इधर वर्ग था
वर्ग हटाए तो इधर क्या लग गया, प्लस माइनस के साथ रूट लगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस रूट 3 का वर्गमूल दशमलव में चला जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे ही रखिए। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इस प्रकार x का दूगो मान आया वो प्लस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2। तो इसको आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः x बराबर प्लस रूट अंडर 3/2 माइनस रूट अंडर 3/2 और इस प्रकार घेर कर यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। यदि 3x + ay बराबर 1 और bx - 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर 2, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में रखेंगे, वहाँ से a और b का मान हम निकाल लेंगे। एक को मान लेते हैं 3x + y बराबर ay बराबर 1, इसको मान लिए समीकरण 1, और bx - 2y बराबर 3, इसको मान लिए समीकरण 2। हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x + ay = 1, ये दिया हुआ है पहले से, है ना। x का मान आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 1 और y का मान 2 दिया हुआ है। आप इस मान को इसमें पुट करें, 3 गुने x का मान कितना है 1, प्लस a गुने y का मान 2 है बराबर 1। यहाँ से देखिएगा तो 3 एकम 3 प्लस 2a बराबर 1। यहाँ से क्या होगा 2a = 1, ये प्लस में 3 है, इधर लाएंगे माइनस में, और इस प्रकार से 2a बराबर बनेगा -2, यहाँ से a बराबर बनेगा -2/2, भाग देंगे तो 2 एकम 2 यानी -1। a का मान कितना आया -1। पुनः समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, तो समीकरण 2 दिया हुआ है bx - 2y बराबर 3, bx - 2y बराबर 3। यहाँ भी हम वही बात करने वाले हैं, जो x और y का मान है उस मान को इसमें पुट करेंगे। तो x का मान आपका कितना है 1, -2 गुने y का मान कितना है 2 बराबर 3। यहाँ से देखिएगा तब b एकम b -2 दूनी 4 बराबर 3, और यहाँ से b बराबर 3, ये माइनस में है 4, जब आप बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। कंडीशन आपको पता ही होगा, कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। जो संख्या इधर माइनस में रहता है, बराबर के जैसे ही उस तरफ जाएगा तो वही संख्या दूसरे चिन्ह के साथ, जैसे माइनस में है तो उधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 कितना 7, तो b बराबर आपका मान कितना आया 7। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः a बराबर -1, b बराबर 7, और यही आपका क्या है आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दें। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है ना। भाग देना है तो आप भाग सिंपल जैसे बनाते हैं उस तरह से इसमें भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x + 3 से 4x² + 5x + 2 में भाग देना है ना। तो आपको कितना से लगाना पड़ेगा 4x से। भाग आप लोग जानते होंगे, है ना। कमेंट करिएगा अगर भाग नहीं आता है अलजेब्रा का, तो हम वो तरीका बताएंगे जो आप भाग सीखना आपको तय है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ऐसे लगा रहे हैं, 4x से लगाए हैं तो ये बना 4, जितना से यहाँ पे जो अंक भी रखते हैं ना, उस अंक का इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी भाजक का भागफल के साथ गुना होता है, और जो दोनों का गुणनफल आता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है भाज्य के साथ, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह अलजेब्रा के भाग में आप जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में। अब नए वाले चिन्ह के साथ काम होगा भाई। 4x² प्लस में, 4x² माइनस में कैंसिल, 5x में से 12x चला गया तो कितना बचेगा -7x और +2, है ना। फिर ये भी रेखिक बहुपद है, ये भी रेखिक बहुपद है, भाग तो लगेगा ही, क्योंकि दोनों सेम बहुपद है। सेम अंक में भाग देते हैं कि नहीं, तो यहाँ सेम बहुपद है तो भाग तो लगेगा ही। चलिए कितना से लगेगा
7 से, तो -7x है ना, प्लस गुने माइनस माइनस 7 तिया 21, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में फिर ये प्लस में, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये माइनस में 7x ये प्लस में 7x कैंसिल, 21 में 2 को जोड़िएगा कितना होगा 23। ये जो आया है नीचे में ये शेषफल है। शेषफल क्यों ये बचा? क्योंकि ये अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद। ये एक संख्या है, ये रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद का घात, घात के हिसाब से बड़ा छोटा का यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अचर बहुपद का घात 0 होता है ना, रेखिक बहुपद का घात 1 होता है। तो यहाँ रेखिक बहुपद इससे बड़ा है, तो बड़ा से जब हम भाग देते हैं, कोई बड़ा से छोटा अंक बच जाता है तो वो क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ पर क्या है? 23 शेषफल का रूप में है। अतः करके लिख दीजिए। अतः हमसे क्या पूछा जा रहा था? भाग, सिर्फ भाग दें, तो भाग देने के लिए यहाँ पूछा जा रहा था, तो ये भाग हो चुका है। इतना तक भी आपके लिए बना देते हैं तो आपका नंबर्स नहीं कटना चाहिए, है ना, तब भी हम इसमें लिख देते हैं। अतः भागफल, भागफल को क्यूएक्स के द्वारा नोट करते हैं। क्यूएक्स बराबर आपको आया है 4x - 7 और शेषफल को Rx के द्वारा नोट करते हैं और Rx इक्वल टू आया है 23 और यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ यानी कि मौसो ज्ञात करें। यानी आपको यूक्लिड का थ्योरम यहाँ पे लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलिए उसके हिसाब से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दोनों संख्या पहले लिखेंगे, 135 और 225। कौन बड़ा है? 225 बड़ा है, तो इस प्रकार से चिन्हों के साथ इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इसमें आप लोग क्या जानते हैं? a बराबर BQ प्लस R, है ना। अब इसमें स्टेप स्टार्ट होगा। हम ऐसा करते हैं, आप लोग रफ भी समझ लीजिए। रफ में हम लोग करके क्या रखेंगे? सबसे पहले इसका मौसा जैसे बचपन में आप निकालते हैं उस प्रकार से निकालिए। 135 और 225 का 135 से कहीं 135 लगाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 10 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, ये 0, 90, फिर 135 में लगाना होगा, है ना। 90 इकाई 90, यानी आपको बचा 5, 9 4 13, 45, फिर 90, 45 दूना 90। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है लगभग, है ना। चलिए अब इसमें कितना स्टेप बना है टोटल? स्टेप का गिनती कैसे करेंगे? तो ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, है ना। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म है। तो पहला चरण हम लोग कैसे लिखेंगे? चरण 1, 225 के लिए 225 यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाजक हो गया आपको 135, भागफल हो गया 1 और प्लस शेष 90, है ना। यानी BQ प्लस R, BQ प्लस R, है ना। चरण 2, 135 के लिए 135 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? 135 के लिए लिखेंगे भाजक गुने भागफल यानी 90 गुने 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45, है ना। तीसरा चरण देखिए, 90 के लिए क्या लिखेंगे? 90 के लिए लिखेंगे 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुने 2 प्लस 0। जब शेषफल यानी R का मान 0 आ जाए, समझ लीजिएगा कि मौसम आपका बन चुका है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R बराबर 0, अतः क्वेश्चन क्या था आपका? 135 ना। तो एचसीएफ 135 एवं 225 बराबर 45 और यही आपका क्या है? आंसर है। ऐसे ही बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। ये जो रफ किया गया है ये आपके अलग, मतलब आप अलग में कर लीजिएगा। अच्छा है, आप जब बनाएंगे ना क्वेश्चन
तो बनाते बनाते आपको ये पूरा प्रोसेस माइंड में सेटअप हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है द्विघात समीकरण 3y² - 2y + 1/3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें, यानी d का मान देखना है और d के मान से हमें ये तय करना है कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिया है वो लिख देंगे 3y² - 2y + 1/3 बराबर कितना है 0। यहाँ पर आप क्या करें, इसको विस्तार भी कर सकते, मतलब ये जो समीकरण है इसको आप अपने हिसाब से तोड़ भी सकते हैं और नहीं तो ABC यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ABC को ही निकाल लेते हैं। A का मान कितना हो जाएगा y² का गुणांक 3, B का मान हो गया y का गुणांक -2 और C का मान हो गया अचर पद 1/3, है ना। D बराबर क्या होता है, नाउ D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है B² - 4AC। विवेचक बराबर फार्मूला ही होता है B² - 4AC। तो B का मान -2 है, -2 का वर्ग -4 गुने A गुने C, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का वर्ग 4 और -4, 4 में से 4 गया कितना बचेगा 0, 4 में से 4 गया कितना बचेगा 0 बचेगा। अब D किसके इक्वल है 0 के बराबर है, तो थोड़ा देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि D बराबर 0 अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा समान होगा, वास्तविक तथा समान होगा या बराबर होगा। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा समान, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बार बार प्रैक्टिस कर ले क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है 2 + 7 + 12 + +122 का योगफल ज्ञात कीजिए। आप AP चैप्टर पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर से D, उसमें का ये क्वेश्चन है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, योगफल पूछ रहा है, SN का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, बहुत आसान तरीके से निकलेगा। चलिए देखते हैं, इतना तक के हमको योगफल को देखना है। AP का जो टर्म है यहाँ से A बराबर क्या आएगा 2, D बराबर क्या आएगा, जब कोई टर्म AP में होता है तब D का मान दूसरा पद घटे पहला पद, यानी 7 में से 2 घटा लेंगे, दूसरा पद है ना ये, दूसरा पद घटे पहला पद, 7 में से 2 घटाए कितना बचा 5, ये D का मान हो गया। N तो हमें नहीं पता है, ये देखना पड़ेगा। और लास्ट का एगो पद पता है TN कितना है 122, है ना। और हमें SN इतना तक का योगफल भी देखना है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, TN के फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, N निकाल लेते हैं। उसके बाद N का मान जब पता चल जाएगा तो SN निकल जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं अभी। नाउ चूँकि TN इक्वल टू कितना डेल है 122, बट TN इक्वल टू होता क्या है फार्मूला, A + n-1 इंटू D इक्वल टू 122। A का मान आपको 2 है, यहाँ पे रख दिए, N का मान नहीं पता, D का मान आपको 5 है, ये भी रख दिए, बराबर 122, 5 इंटू n-1 बराबर 122, ये प्लस में 2 इधर लाएंगे माइनस में, 5 इंटू n-1 इक्वल टू 122 में से 2 चला गया 120, है ना। यहाँ पे आप दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और चूँकि ये पूरे टर्म के साथ गुना में है तो इधर भेज सकते हैं। हम यही काम करते हैं, n-1 इक्वल टू 120/5, गुना में था ना तो इधर आके भाग में हो गया, ठीक है। काटिए तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 से कट जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 24, यहाँ से n बराबर क्या आएगा 24 और 1 25, n बराबर कितना आया 25 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इतना तक का योगफल यानी SN देखना था। तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है, जब अंतिम पद पता हो
n/2 इंटू ए प्लस टी एन। तो एस एन के जगह पर 25 ना, तो S 25/2 इंटू ए प्लस ए का मान हो गया आपको 2 प्लस टी एन, तो टी 25 है ना था ये 122 है ना। इसको रख सकते हैं एक बार और, चलिए इसमें, यानी S 25 इक्वल टू 25/2, ए का मान हो गया 2 और टी 25 कितना है 122, ये पुट कर दिए इस प्रकार 25/2 और 122 में 2 को जोड़िएगा 124, 2 से कटने वाला है काटिए, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यानी 25 गुने 62। 25 को 62 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 62 गुने 25, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 30 एक 31 है ना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 0 4 1 5, 3 2 5, यानी 1550 इसका इतने पदों का योगफल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा है सिद्ध करें कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर में ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अभी जो भी प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं सभी 2 नंबर के हैं। LHS आपका क्या है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी साइन के पावर 4 थीटा जो है इसे हम साइन स्क्वायर थीटा के पद में तोड़ते हैं। इस प्रकार तोड़ सकते हैं, आपको पता होगा रूल, घातांक रूल, ए पे पावर m पे पावर n रहता है तो m और n का आपस में गुना हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए इस प्रकार से, कॉस के पावर 4 थीटा के लिए है ना, ये आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा गौर से, तो ये वाला जो पद है ये आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया दोनों पद, क्योंकि ऊपर भी ये गुना में है नीचे में भी ये गुना में है, तो दोनों पद कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कंसेप्ट ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा दोनों का सेम हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का जोड़ 1 होता है। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। थीटा जब दोनों का क्या हो, सेम हो, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था भाई, गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये। अगला देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिभुज से, त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात करें, है ना। थेल्स प्रमेय पर एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। हल, हमसे त्रिभुज ABC की बात की जा रही है, तो त्रिभुज ABC एक फिगर बना लेते हैं पहले, कोई सा भी त्रिभुज बना लेंगे ABC, है ना। इसमें BC D के समानांतर यानी DE यहाँ पे होगा, DE समानांतर BC, DE समानांतर क्या है, BC। यहाँ पर AD आपको 1.5 देल है, 1.5 सेंटीमीटर, DB आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना। AE आपको है 1 सेंटीमीटर और EC नहीं पता है, EC हमको निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे पिक्चर से, त्रिभुज ABC में DE समानांतर क्या है, BC। AD कितना है, AD आपका 1.5 सेंटीमीटर है, DB हो गया आपको 3 सेंटीमीटर,
है ना। ए ई हो गया आपको 1 सेंटीमीटर और ईसी पूछा जा रहा है ना। थेल्स प्रमेय से देखिए, थेल्स प्रमेय से एक कॉन्सेप्ट आया था, जब डी समानांतर बीसी हो तब AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से AD बट्टे DB बराबर क्या होगा, AE बट्टे EC। यहाँ पर देखिएगा तो AD का मान आपको है 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AE का मान हो गया आपको 1 सेंटीमीटर और EC नहीं पता है तो EC को हम ऐसे ही रखेंगे, है ना। आप ऐसे काट सकते हो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3, है ना। तो 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर बट्टे में EC, है ना। कोना को निगुना करेंगे तो EC बराबर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। हमको EC का मान ही पूछ रहा था और 2 नंबर का क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पर पूछ सकता है ऐसा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें, NCERT बुक में भी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। सिद्ध करे कि CA² इक्वल टू CB इंटू CD। सबसे पहले एक त्रिभुज हम लिए हैं और त्रिभुज में ये कह रहा है कि ABC की भुजा BC पर एगो बिंदु D है। तो BC भुजा पर एगो बिंदु D को लिए हैं और कुछ इस प्रकार से ये स्थित है कि ADC यानी ADC में कौन सा एंगल मुख्य हुआ, D एंगल। याद रखिएगा, जब भी कोई एंगल इस संकेत के सहारे जैसे ABC लिखे ना तो इसमें B मुख्य हो जाएगा। पड़ोसियों को साइड से रखा जाता है और जो मुख्य होते हैं उसको बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे D एंगल की बात हो रही है ADAC के सहारे यानी ADC, और ये BAC में ये A आपका मुख्य हो गया, ठीक है। तो ADC में ये आपका D इस एंगल की बात हुई और BAC के लिए आपका ये एंगल का बात हुआ है, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ऐसा पहले से ही आपको दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है सिद्ध करें CA² इक्वल टू CB इंटू CD। CA² इक्वल टू CB इंटू CD, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज को तोड़ते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये आपका एक फिगर हम निकाले हैं ABC का, ABC, इसमें A एंगल मुख्य है और एक त्रिभुज हम आपको बनाए हैं। ये त्रिभुज आप चूँकि कोण A कोण D के इक्वल था तो हम D को ऊपर में लिखे हैं, है ना। C तो दोनों में C कॉमन है ना, तो C को हम इसी साइड रखेंगे और ये आपका क्या हो जाता है, ये A हो जाएगा, है ना। देखिए फिगर आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ चलिए सही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों को देखेंगे कि ये समरूप है कि नहीं। समरूप होगा तो सारा चीज़ हो जाएगा, है ना। दोनों त्रिभुज में चलते हैं। हल पिक्चर से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, दोनों त्रिभुज में चले हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट है ना, इसीलिए क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इसमें दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC, ये बात पहले से दिया है, ठीक है। उसके बाद आप दोनों में गौर से देखें तो C दोनों में क्या है, कॉमन। C दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। कोण C बराबर कोण C दोनों में शामिल है। तो आप AA के समरूपता कसौटी जानते होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं तो AA का एंगल भी उसके लिए सत्य है। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, पहले त्रिभुज के दो एंगल दूसरे त्रिभुज के
दो एंगल के बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज का एक एंगल दूसरे त्रिभुज के एक एंगल के बराबर है, ये पहले से दिया है। फिर पहले त्रिभुज में कौन सी और दूसरे त्रिभुज में कौन सी आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना। तो दो एंगल तो आपस में बराबर हो रहा है ना दोनों का। तो ए के समरूपता कसौटी से, ए के समरूपता कसौटी से, ये लिखने का तरीका है भाई, है ना। ए के समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, ये समरूप का चिन्ह है, ये है ना, समरूप त्रिभुज ADC, है ना, समरूप त्रिभुज ADC। अब समरूप त्रिभुज, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तब उनके लिए कंसेप्ट सुनिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। आपको याद होगा दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके संगत कोण आपस में बराबर हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमको संगत कोण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ भुजा से हमको मतलब है, तो हम भुजा को लेके चल रहे हैं। देखिए AB किस में जाएगा, AD के अनुपात में, वो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए AB बट्टा AD बराबर BC बट्टा AC, BC बट्टा AC बराबर AC बट्टा DC, AC बट्टा DC, DC को आप CD लिख सकते हैं। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, तीनों आपस में बराबर हैं। हम क्या करेंगे, इसमें जिसका ज़रूरी है हमको, हम दो को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, चूँकि हमको सिद्ध करना है CA², CA को AC भी लिखा जा सकता है, इसमें भी AC आ रहा है, इसमें भी AC आ रहा है, तो हम ये दोनों भुजा को लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा किताबार में जो है एक को गायब किए रहता है, दो ही आपको देगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको तीनों बताए हैं, क्योंकि ऐसा होगा, तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी, है ना। BC बाई AC बराबर AC बट्टा CD, कोना कोनी गुना करेंगे तो AC को AC से गुना करेंगे AC² और BC को CD से गुना करेंगे तो BC इंटू CD, और यही हमको साबित करना था। इसको हम CA² लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है इसे CA² इंटू CB इंटू CD, BC को CB लिख सकते हैं और CD, और यही हमको साबित करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन भी, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसीलिए आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें निम्नांकित युग्म समीकरण संगत है या असंगत। संगत है या असंगत ये आपको चेक करने हैं। 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समीकरण दिया गया है x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0, है ना। इसमें आपको संगत और असंगत जांच करने हैं। सबसे पहले बताइए संगत कब होता है और असंगत कब होता है। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, यदि A1/A2 ≠ B1/B2, है ना, समीकरण का युग्म होता है संगत। अगर ऐसा आया तो क्या होगा, संगत। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों आपस में बराबर है तब भी संगत देगा, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 ≠ C1/C2, तो युग्म क्या होगा, असंगत। युग्म क्या होगा, असंगत। तो यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे दिए हैं, है ना, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हम और भी चीज़ बता देते हैं। A1/A2 ≠ B1/B2, इससे एक प्रश्न, ये तीनों कॉन्सेप्ट से आपके एक प्रश्न कन्फर्म रहिएगा। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि युग्म संगत कब होता है या असंगत कब होता है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है ना। तो A1/A2 ≠ B1/B2, रेखाएं, अगर रेखा पूछा तो प्रतिच्छेदी, युग्म पूछा तो संगत, कहलाता क्या है, अविरोधी समीकरण। विरोध नहीं करता, आराम से कटता है एक दूसरे से, है ना। अविरोधी समीकरण और रेखाएं प्रतिच्छेदी, ये तो बता दिए। हल कैसा होता है, तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का अर्थ हुआ केवल और केवल एक हल होगा, यानी कहीं किसी बिंदु पर काटेगा एक दूसरे को, लेकिन
x और y का मान मतलब अलग अलग आएगा लेकिन एक ही बिंदु पर काटेगा, है ना। तो केवल एक हल होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब युग्म कैसा होगा? संगत। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती, यानी रेखा जो होगा एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रहेगा इस प्रकार से, है ना। दोनों रेखा एक दूसरे पे रहेगा, आप समझ रहे हैं। यानी हर एक पहले वाले रेखा पर जितने भी बिंदु हैं हर एक बिंदु से दूसरा रेखा परिभाषित होगा, इसीलिए इसके हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी अनगिनत हल होते हैं, है ना। और कहलाता क्या है? आश्रित समीकरण। इसको संगत भी कहते हैं, आश्रित समीकरण भी बोलते हैं, यानी आश्रित है दूसरे पर, है ना। अगला जो है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो युग्म पूछेगा तो असंगत। कहलाता क्या है? विरोधी समीकरण, यानी विरोध करता है एक दूसरे को, है ना। रेखाएं कैसी होती है? समांतर। समांतर रेखा होती है, यानी कि ऐसा समांतर रेखा। दो रेखाएं, ये दोनों रेखा की लांबिक दूरी जो होगी, बीच की दूरी, वो सेम होगा, बराबर होगा हर जगह, समांतर होती हैं। और इसके कोई हल नहीं होते हैं, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को काटवे नहीं करता है। तो आप समझ रहे हैं, ये तीनों कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। बुक में भी आप देखे होंगे, एनसीईआरटी बुक में लिखा भी हुआ है, चार्ट बना के दिया हुआ है। अब देखिए समीकरण को हम हल कर रहे हैं। x + 2y + 3 = 0। यहाँ से ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण नहीं भी मानेंगे तब भी यहाँ से चल सकते हैं। a1 बराबर आप देखिए 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर हो गया 3, और दूसरे वाले पद से यानी समीकरण जो दिया गया है पुनः 3x + 6y + 9 बराबर 0। यहाँ से समीकरण दूसरा में क्या होता है? a2 b2 c2। तो पहला पद आपका a यानी a2 3, b2 आपका हो गया 6 और c2 हो गया आपको 9, है ना। अब हम लोग तुलना करेंगे अब हम लोग तुलना करेंगे a1/a2 का। a1 कितना है? 1/a2 3, b1/b2, b1 कितना है? b1 हो गया 2 और बट्टे में b2 6, कटने पर ये 1/3 आएगा। c1/c2, c1 आपका कितना है? 3 और c2 आपका 9, काटेंगे तो 1/3। तो इसी चीज़ को हम लोग ढंग से लिखेंगे। अब नीचे में इधर का प्रोसेस नीचे का है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों आपस में क्या है? बराबर है। अतः दिए गए समीकरण के संगत हल होंगे। संगत या असंगत हमसे पूछ रहा है ना, तो दिया गया समीकरण संगत है, या दिए गए समीकरण के संगत हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें संगत शब्द आया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए कंसेप्ट भी आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि किसी वृत्त का केंद्र 2, -3 है और उसके व्यास AB का एक छोर B जिसका निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो फिगर आप देखिए यहाँ पे, AB जो है वृत्त का व्यास है, जिसमें केंद्र को हम O मान लिए हैं, है ना। B का निर्देशांक दिया गया था 1, 4, तो वो हम ले लिए। केंद्र का भी निर्देशांक पता है 2, -3, वो भी ले लिए। यहाँ पर A का निर्देशांक हमको नहीं पता था, तो मान लिए A का निर्देशांक क्या है? x, y, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और हम लोग वृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आप ऐसे भी ये दोनों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं, और ये जो नया आएगा इसके दोनों के भी बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों के बीच की दूरी समान ही होगा, क्योंकि केंद्र से किधरों की त्रिज्या, क्योंकि असंख्य त्रिज्या होता है एक वृत्त में, तो सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं, है ना। पिक्चर से पहले मान लेते हैं, माना कि A का निर्देशांक x, y है। पिक्चर से AB में चलते हैं। x1 बताइए, AB में x1 आपका x,
y1 y, x2 हो गया आपको 1 और y2 हो गया 4, है ना। ये जो केंद्र है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि यहाँ से इधर की दूरी और इधर की दूरी समान है, ठीक ना, इस वजह से। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र इसमें लगेगा, है ना। नाउ इसीलिए बिंदु ओ का निर्देशांक या नियामक बराबर, फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। बिंदु ओ का निर्देशांक आपका क्या है, ओ का निर्देशांक दिया गया है 2,-3, है ना, 2,-3 बराबर x1 कितना है, x प्लस x2 है 1 बट्टे में 2 कॉमा y1 हो गया y प्लस y2 4 बट्टे में 2, है ना। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ से हम लोग एक्स वाई पदों की तुलना कर लेते हैं, है ना। एक्स वाई पदों की तुलना करने पर, पद का तुलना करेंगे तो आपको पता है ना कि युग्म में पहले x लिखा था उसके बाद y, तो ये दोनों आपका x वाला पद है ना। तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, है ना, और उसके बाद y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। यहाँ दोनों को हम हल करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4, यहाँ से x बराबर आएगा 4, ये प्लस में एक इधर लाएंगे माइनस में, और इस प्रकार आपको x इक्वल टू आएगा 3, है ना। यहाँ से आपको आ जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 2 तिया 6 माइनस में, यहाँ से y बराबर हो जाएगा -6 -4, यहाँ से y बराबर हो जाएगा -10। तो x और y का मान आ गया, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः बिंदु ए का निर्देशांक 3,-10 है। उसी प्रकार युग्म में ही लिखना है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4 -4,3 और 8,6 है। आप याद रखिएगा निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रश्न और केंद्रक निकालने वाला एक प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा, है ना। या तो वो 5 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे, लेकिन उससे ये सब क्वेश्चन जो है अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहता है इस टॉपिक से, ठीक है ना। और संरेख के किस मान के लिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस सब क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, जिसके निर्देशांक दिया गया है। सिर्फ फिगर हम बना देते हैं, इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। 3,4, दूसरे बिंदु का नियामक है -4,3 और तीसरे का नियामक है 8,6, है ना। माना कि, चलिए नाम भी रख ही देते हैं, A B C। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का नियामक कितना है भाई, 3,4, B का नियामक -4,3। ये डैश जो है आप लोग नहीं मारिएगा, हम इसे समय बचाने के लिए दे रहे हैं, यही लिखा गया है। C का नियामक 8,6, है ना। अब त्रिभुज ABC में x1 बोलिए, x1 हो गया आपको 3, y1 4, x2 हो गया आपको -4, y2 3, x3 8 और y3 6, है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, नियामक बिंदु पता हो तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। ये सूत्र हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, है ना। देख रहे नीचे कट भी रहा है क्या? चलिए 2 स्टेप लिखा जाए। 1/2 x1 कितना है 3, y2 है 3 माइनस y3 है 6 रख दिए, प्लस बारीकी से देखिए मान ऐसे ही रखते हुए ध्यानपूर्वक सिर्फ मान पुट कीजिएगा चिन्ह के साथ देखते हुए, आपको कभी भी प्रश्न गलत नहीं बनेगा। x2 का मान माइनस में 4 है तो प्लस गुने माइनस माइनस हम यहाँ डायरेक्ट में -4 रखते हैं, और y3 आपको 6 हो गया माइनस y1 आपको 4 है ये भी रख दिए, प्लस x3 8 y1 4 माइनस y2 3, है ना। यहाँ पे देखिए 1/2 3 में से 6 चला जाएगा तो -3, है ना, -4 इंटू 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2, और प्लस 8 इंटू 4 में से 3 गया 1, है ना। अब देखिए 1/2 अब इसका गुना होगा प्लस गुने माइनस, 3 के साथ प्लस का चिन्ह है ना, प्लस गुने माइनस क्या देगा -3 तिया 9, फिर माइनस गुने प्लस माइनस 4 दूनी 8, प्लस गुने प्लस प्लस 8 एकम 8, है ना। 1/2 -9 -8, यहाँ पर देखिएगा तो -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा तो -9। जब भी आपको माइनस में क्षेत्रफल आए तो आप उसको मोड लगा के प्लस कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं -9, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अब ये जो बाहर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 9, है ना, ये 9/2, इसको आप 4.5 भी लिख सकते हैं, तो 4.5 वर्ग इकाई इसका आंसर है ये, है ना, चाहे वर्ग मात्रक लिखिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।